हाय, वेलकम टू द आर्ट बाय एसएच। दोस्तों, ये हमारी लैंडस्केप पेंटिंग का पार्ट 3 है। पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप लोग स्कल्पटिंग पेस्ट बना सकते हैं। उसका मैंने एक पूरा आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दी थी। अब दूसरी पेंटिंग में हमने किया था कि लैंडस्केप को पूरा ड्रॉ करके उसकी बैकग्राउंड को हमने फिल कर दिया था, ताकि आपको पता हो कि बैकग्राउंड में हमने क्या क्या ड्रॉ करना है। अब हमारे फोरग्राउंड में ट्रीज़ हैं, उसमें हम लोग ये करेंगे कि जो स्कल्पटिंग पेस्ट बनाई थी उसको हम यूज़ करेंगे ट्रीज़ को 3D इफ़ेक्ट्स देने के लिए। उसकी मॉडलिंग करेंगे, क्योंकि ट्रीज़ जो हैं ये आगे की तरफ हैं, बिल्कुल फोरग्राउंड में हैं, तो इसलिए इनको कोशिश की है कि इनको बिल्कुल प्रोजेक्टिंग बनाया जाए। अच्छा, आप लोगों को ये तो पता है कि लाइट्स जो है वो ऑब्जेक्ट्स पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यानी कि जिस तरफ से लाइट आ रही होती है वहाँ पे स्पॉट लाइट्स होती हैं, फिर मीडियम स्टोन होती है, फिर डार्कस्ट टोन्स आ जाती हैं और एंड में रिफ्लेक्टेड लाइट होते हैं। सेम इसी तरीके से नेचर को जब हम पेंट कर रहे होते हैं तो हमने सोर्स ऑफ लाइट को देखना है। ठीक है, यहाँ पे हम ट्री को स्कल्पटिंग डो की मदद से, स्कल्पटिंग पेस्ट की मदद से इसे 3D इफ़ेक्ट्स दे रहे हैं। तो आपकी आसानी के लिए मैंने ये किया है कि जो स्कल्पटिंग पेस्ट है उसके अंदर मैंने ऑलरेडी थोड़े थोड़े कलर मिक्स कर दिए हैं, ताकि आपको पता चलता रहे कि यहाँ से ये वाला पोर्शन लाइट का है, ये वाला पोर्शन डार्क का है और ये डार्कस्ट का है। लाइट के लिए तो ऑब्वियसली हमने वाइट टोन्स ऐड किए हैं, और डार्क के लिए थोड़ी सी उसमें थोड़ा सा जो मीडियम टोन है उसके लिए येलो ऑकर वगैरह थोड़ा थोड़ा कर दिया है। लेकिन जब इसको हम कंप्लीट एक शेप दे देंगे तो उसके बाद हम इसको प्रॉपर कलर से इसको डिफ़ाइन करेंगे। अब जहाँ जहाँ देखें जो ट्री आपके सामने की तरफ है वो ज़्यादा प्रोजेक्टिंग होगा, वहाँ पे स्कल्पटिंग डो ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो आपने सबसे पहले स्कल्पटिंग डो को आपने देखना है कि किधर आपका नियरेस्ट पार्ट है, कौन सा ऑब्वियस है, कहाँ से राउंडनेस ज़्यादा है। जहाँ पे राउंडनेस ज़्यादा है वहाँ पे भी स्कल्पटिंग पेस्ट ज़्यादा लगेगी, और आपने साथ साथ इसको हाथों से स्मूथ करते जाना है, जैसे मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ हैंड्स की मदद से। कहीं कहीं आप लोग इसको अपनी पैलेट नाइफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं। आपने बेस में जो है ज़्यादा स्कल्पटिंग पेस्ट लगानी है, और फिर जब ऊपर जाते जाएंगे, जब आपकी ब्रांचेस बनेंगी तो उनको आपने थोड़ा थोड़ा नैरो करते जाना है, अपनी डो को नैरो करते जाना है स्कल्पटिंग पेस्ट को, और साथ साथ उसको शेप देते जाना है। ठीक है, और साथ साथ आपने अपनी फिंगर्स की मदद से इसको ब्लेंड भी करना है, और अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ती है स्मूथनेस की तो आप अपनी फिंगर्स को वाटर से वेट कर लीजिएगा, और फिर उसको साथ साथ हाथों की मदद से उसको स्मूथ करते जाइएगा। फिर ब्रांचेस को, फिर ऊपर की तरफ की ब्रांचेस बना रही हूँ तो इसमें भी ऐसे ही यही तरीक़ेकार है कि आप इसको उंगलियों की मदद से या पैलेट नाइफ़ की मदद से साथ साथ शेप देते जाइए। ठीक है, ये अब ऊपर की तरफ जा रही हूँ मैं, और ये ट्री जो है क्योंकि फोरग्राउंड में है इसने ज़्यादा स्पेस ली हुई है। देखें, बैकग्राउंड में हमने पूरे ट्रीज़ बना लिए थे और ट्रीज़ का रिफ्लेक्शन भी वाटर में शो कर दिया, लेकिन चूँकि ये फोरग्राउंड का ट्री है तो इसको ज़्यादा प्रोजेक्टिंग बना रहे हैं, जस्ट लाइक स्कल्पचर में तो हम 4 साइड देख सकते हैं, लेकिन हमें ये 3 साइड से नज़र आएगा, ऊपर से और साइडों से। ठीक है, और इसकी मतलब बॉटम नज़र आएगा, बैक हमें नज़र नहीं आएगी क्योंकि उसके लिए पीछे कैनवस है। तो इसी तरीके से आप इसको शेप देते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता सारी ब्रांचेस बनाएं, और साथ साथ इसको हाथों की मदद से स्मूथ करते जाएं। ठीक है, इसके बाद ये आपका ट्री के ऑलमोस्ट शेप हो गई है। तो नीचे ग्रास है, ग्रास चूँकि ट्री से भी आगे है तो अब हम ग्रास को सिंपल पेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रास ट्री के आगे है। तो ग्रास की भी प्रॉपर आपने शेप बनानी है स्कल्पटिंग डो से, ताकि वो प्रोजेक्टिंग लगे, आगे की तरफ आए। और उसमें हमने कलर्स भी जो बैकग्राउंड में यूज़ किए हैं उससे ज़्यादा ब्राइट यूज़ करने का है। ये वाला काम हम अगली पेंटिंग में आपको करके दिखाएंगे, लेकिन अभी आप ये शेप देखें कि ग्रास की शेप कैसे दी जा रही है। ग्रास को आपने उसी मॉडलिंग जो आपकी है स्कल्पटिंग पेस्ट, उसको आपने अपने हाथ की मदद से ही उसको थोड़ा थोड़ा रोल करना है और उसको साथ साथ पेस्ट करते जाना है। आपको याद है कि ये देखें मैं हाथ पे कैसे रोल कर रही हूँ, इसको ऑब्ज़र्व करें और इसको आप अपने उस पर लगाते जाएं। आपको याद है कि हमने जो लास्ट टाइम स्कल्पटिंग डो बनाई थी
उसमें हमने यूज़ किया था मटेरियल, वो मैं लिंक में भी शेयर कर दूँगी। उसमें आपको मैं याद दिलाने के लिए बता दूँ कि उसके अंदर हमने टिश्यू पेपर यूज़ किया था, ग्लू यूज़ की थी, ठीक है। और ग्लू की वजह से ये चिपक जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। और देखें, जहाँ पे बारीक काम करना है और वहाँ पे अगर आपका हाथ काम नहीं कर रहा, तो आप किसी भी पॉइंटेड चीज़ से आप इम्प्रेशन दे सकते हैं, जैसे कि कटर हो गया या फिर कोई स्केल हो गया, ठीक है। जहाँ पे आपको ज़्यादा बारीक इम्प्रेशन चाहिए, तो किसी पॉइंटेड चीज़ से आप इम्प्रेशन भी दे सकते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि हमने चूँकि ये ग्लू बनाई थी किससे, टिश्यू पेपर से, और हमने इसमें डाला था बेबी पाउडर और ग्लू, और उनको हमने टीयर करके ब्लेंड किया था और ग्लू उसके अंदर मिक्स करके एक अच्छा सा स्मूथ टेक्सचर पेस्ट तैयार कर ली थी, ठीक है। अब उसी को हमने डिफरेंट शेप्स में अकॉर्डिंग टू आपकी पेंटिंग आपने उसको शेप देते जाना है। और अगर आपको कहीं पे पैलेट नाइफ़ की ज़रूरत है, आप उसके थ्रू लगाइए। अगर आपको लगता है कि आपसे हाथों से ज़्यादा अच्छी शेप दे सकती हैं, तो आप उसको यूज़ कर लीजिए, ठीक है। कोई इशू नहीं है, जैसे आपने करना है, ब्लेंडिंग करनी है, स्प्रेडिंग करनी है, तो उसके लिए आप अपने जो आपके पास अवेलेबल सोर्सेज हैं उनको यूज़ कीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा कि मैंने ये बना रही हूँ एक पॉन्ड का लैंडस्केप है, जिसके अंदर लीव्स हैं और लोटस के फ्लावर्स भी हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे लोटस के जो लीव्स हैं उनकी ओवल सी शेप होती है और बीच में सेंटर में थोड़ी सी खाली सी उसमें इम्प्रेशन होता है, डार्क टोन्स होती हैं। अब ये वाली शेप जो कि लीव सामने की तरफ है, वहाँ पे हम उसको इम्प्रेशन देंगे थोड़े थिकनेस का। तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं यही स्कल्पटिंग जो डो है वो यूज़ कर रहे हैं। और उसको फिर पीछे की तरफ से उसको मैं थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी, ताकि एक तो ये चिपक जाए, दूसरा सिर्फ हमें सामने का ट्री, सामने वाला पोर्शन जो है ना, सिर्फ वो ज़्यादा प्रोमिनेंट, और जो ट्री पीछे की तरफ जा रहा है यानी डिस्टेंस को शो करना है, वो वहाँ पे हम बिल्कुल पतली सी लेयर लगाएंगे ताकि डिस्टेंस शो हो सके। एक्चुअली ये स्कल्पटिंग पेस्ट को यूज़ करने का रीज़न भी यही है कि आपको डिस्टेंस यानी कि पर्सपेक्टिव का भी इल्यूजन क्रिएट किया जा सके। ये इल्यूजन हम लोग पेंट से भी करते हैं और टेक्सचर्स के थ्रू भी करते हैं। अब चूँकि ये इल्यूजन शो करना था कि ट्री बहुत फोरग्राउंड में है और बाकी चीज़ें बहुत फोरग्राउंड बैकग्राउंड में है, तो इसलिए ये टेक्सचर पेस्ट जैसे जैसे मतलब आपके नज़दीक चीज़ें आती जा रही हैं, उनको टेक्सचर के थ्रू उनको प्रोमिनेंट किया जा रहा है। तो ये अब मैं यहाँ पे जो बिल्कुल फोरग्राउंड में लीव्स हैं और ग्रास है, उसके लिए भी यही मटेरियल यूज़ कर रही हूँ अकॉर्डिंगली। कि देखें, ट्री जो था उसका चूँकि ट्रंक था, उसमें एक बड़ा सारा बहुत सारी आपने अपनी टेक्सचर पेस्ट यूज़ कर ली थी, लेकिन ये चूँकि लीव्स हैं, इसको आपने आराम आराम से रोल करके और उसको डिफरेंट शेप्स देते जाना है। क्योंकि लीव्स देखें टर्न भी हुए हुए होते हैं, सीधे भी होते हैं, बेंड भी हुए हुए होते हैं। तो जैसे जैसे शेप आपको ट्रीज़ की नज़र आती है और लीव्स की नज़र आती है, वैसे वैसे वो लीव्स को आप शेप देते जाइए। ये पानी के ऊपर हैं, पानी के अंदर हैं, तो जब इसको पेंट किया जाएगा तो इनकी एक्चुअल जो शक्ल है वो आपको नज़र आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और ये अब आपका जो टेक्सचर हम लोगों ने जो मॉडलिंग पेज थी उसका काम ख़त्म हो गया है। अब पेंटिंग की तरफ आ जाते हैं। पेंटिंग के लिए आपको जहाँ पे लाइट है वही जो टेक्निक है वही यूज़ करनी है। लाइट के लिए आपने जो आपका येलो ओकर है उसके अंदर थोड़ा सा वाइट यूज़ कर लीजिए स्टार्ट में। मीडियम के लिए येलो ओकर, फिर हमने ब्रंट एम्बर, ब्रंट सियाना और ब्लैक की टोन्स यूज़ की हैं। और फिर एंड में जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट करती है वहाँ पे फिर लाइट टोन्स यूज़ करनी है। इससे जब हम कलर्स को ये कलर्स की टोन्स को यूज़ करते हैं तो उससे एक ब्लेंडिंग और उससे एक राउंड इफ़ेक्ट आता है, स्मूथ और राउंड इफ़ेक्ट, ठीक है। अब चूँकि ये ट्री ऑलरेडी 3D शेप में बना हुआ है, हमने सिर्फ इसको एक कलर से इसको डिफ़ाइन कर देना है कि ये ट्री की शेप है, ट्री है। इसकी ट्री में आपको पता ही है सारे कलर्स जो हैं कि हम लोग इसके अंदर जो कलर्स यूज़ करते हैं। लाइट के लिए ऑफ कोर्स वाइट यूज़ करेंगे, फिर मीडियम टोन के लिए येलो ओकर, फिर ब्रंट एम्बर, ब्रंट सियाना और ट्रांसपेरेंट ब्राउन,
और ब्लैक कलर और पर्पल मजेंटा, ये सारी टोन्स आपकी पैलेट में हो तो इनको मिक्स करते जाएंगे, आपको खुद ही कलर्स नज़र भी आएंगे और समझ भी आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये कोई मैथमेटिक्स का रूल नहीं है कि आपने यूं 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 ही करना है। आप ऑब्ज़र्व करते जाइए, जहाँ आपको लाइट के शेड नज़र आ रहे हैं वहाँ देखिए कि दो कलर्स जब मिलते हैं तो एक नया शेड बन जाता है। नेचर में भी ऐसा ही होता है। तो सेम इसी तरीके से जब आप पेंट कर रही होंगी तो आप जब ब्लेंडिंग करती हैं, जैसे आप फिंगर्स को आपस में क्रॉस करती हैं तो आपस में मिक्स हो जाते हैं, इसी तरह से आपने कलर्स को भी आपस में ब्लेंड करना है। अगर आपके कलर्स अलग अलग नज़र आएंगे तो वो 3D इफ़ेक्ट नहीं दे पाएंगे, राउंडनेस नहीं दे पाएंगे। इसलिए कलर जो भी लगा रही हैं, लाइट्स, मीडियम, डार्क, डार्केस्ट और आपकी रिफ्लेक्टिंग लाइट, इनको आपने ज़रूर आपस में ब्लेंड करना है। ठीक है, अब आप सामने की तरफ आ रही हैं तो सामने ट्री में एक होल सा होता है। अब होल को डिफ़ाइन करने के लिए वो वाला पोर्शन जो ऊपर की तरफ है वहाँ पे आपने लाइट टोन्स लगानी है और जो अंदर डीप जा रहा है वहाँ पे डार्क टोन लगेगी। ठीक है, अक्सर वहाँ पे परिंदे भी जाके बैठ जाते हैं और इस तरह से आप साथ साथ इसकी आउटलाइन को डिफ़ाइन करें ताकि पता चले कि ये ट्री यहाँ से यहाँ तक है। इसके बाद इसकी जो ब्रांचेज़ आपने हाथ से बना ली थी वो तो ठीक हैं, वो उससे बन गई हैं आपकी स्कल्पटिंग डो से, लेकिन उसके बाद जो बारीक ब्रांचेज़ हैं बिल्कुल बारीक बारीक, वो आप उसको उसका इम्प्रेशन ब्रश से दे दीजिए। ठीक है, इसी तरह से आप बॉटम में आ जाएं। बॉटम में चूँकि बिल्कुल लाइट का सोर्स नहीं, तो वहाँ पे सोर्स नहीं है ना, तो फिर वहाँ पे आपने डार्क टोन्स यूज़ करनी है, लेकिन आपने ब्लैक कलर को डायरेक्ट यूज़ नहीं करना, उसके अंदर कोई ना कोई या पर्पल या डार्क ब्राउन कलर आपने यूज़ करना है। अगर आप डायरेक्ट ब्लैक यूज़ करते हैं तो उससे ज़रा लुक थोड़ी सी पैथेटिक हो जाती है। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट जो काम है वो हम अगली वीडियो में